आज बाकी विधायकों पर हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की बड़ी मीटिंग। चंडीगढ़ में शाम 4 बजे होगा मंथन। क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों को किया जा सकता है पार्टी से बाहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का पंजाब पर फोकस। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ मुलाकात में पंजाब को लेकर दिया फीडबैक। 2027 में पंजाब में कमल खिलाने का कर चुके हैं दावा। हरियाणा पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 24 आईपीएस और 5 एचपीएस अधिकारियों के किए गए तबादले। अर्पित जैन को बनाया गया नूंह का एसपी। गौरव राज पुरोहित रोहतक के एसपी लगाए गए। एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार सख्त। राज्यों को कहा अफवाहों को रोकने के लिए करे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जागरूकता से जमाखोरी पर लगाम लगाने की कोशिश। हरियाणा में एलपीजी की सप्लाई को लेकर सभी जिलों में बने कंट्रोल रूम। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी किए जारी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सुनी जाएगी समस्या। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राघव चड्ढा बागी हो गए पर आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। बागी होकर उन्होंने कहा कि आप नेता अनुराग ढांडा का राघव चड्ढा पर बड़ा पलटवार। पिछले कुछ सालों से तुम डर गए हो राघव। अनुराग ढांडा कहीं मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए। ये बड़ा पलटवार सामने आया है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा जिन्हें आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे उन पर बड़ा हमला है। ये बागी हुए राघव चड्ढा पर आम आदमी पार्टी का बड़ा हमला है ये। और आप नेता अनुराग ढांडा ने राघव चड्ढा पर बड़ा पलटवार किया। पिछले कुछ सालों से तुम डर गए हो राघव, ऐसा अनुराग ढांडा का कहना है। और कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए, सीधा कहना है कि मोदी से डर गए हैं राघव चड्ढा। हमारे कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने गिरफ्तार किया। सांसद साहब क्या कुछ बोले। पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया तो मोदी जी की हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहते हैं। बड़ा हमला है ये आम आदमी पार्टी का। बागी हुए राघव चड्ढा पर बड़ा हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों से तुम डर गए हो राघव। अनुराग ढांडा ने राघव चड्ढा के पर यह पलटवार किया है और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने गिरफ्तार किया। सांसद साहब क्या कुछ बोले। जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को यह कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहे? विनेश, राघव चड्ढा पर बड़ा हमला किया है और सीधा सीधा उन्हें आरोप लगाए हैं कि वो बीजेपी से डर गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? कुलदीप, देखो, अनुराग ढांडा जो कि आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज है, उन्होंने जो ट्वीट लिखा है उन्होंने सीधा स्पष्ट लिखा है कि हम केजरीवाल के सिपाही हैं और निडरता हमारी पहली पहचान है जी। और कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए। उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि संसद में थोड़ा सा समय मिलता है बोलने के लिए, उसमें या तो हम देश को बचाने का संघर्ष कर लें या एयरपोर्ट की कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने का। साथ ही उन्होंने लिखा कि गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या सांसद साहब सदन में कुछ बोले? बंगाल में वोट का अधिकार छीना जा रहा है, सदन में प्रस्ताव आया सीईसी के खिलाफ तो भाई साहब ने साइन करने से मना कर दिया। भाई साहब यहाँ वो राघव चड्ढा को एड्रेस कर रहे हैं। पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया तो मोदी जी की हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहते हैं। चूंकि राघव चड्ढा पिछले कुछ समय से पार्टी लाइन फॉलो नहीं कर रहे थे तो इसलिए वो वॉकआउट में भी शामिल नहीं हो रहे थे। और लास्ट में उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ सालों से तुम डर गए और राघव मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो, देश के असली मुद्दों पर बोलने से घबराते हो। और लास्ट में एक उन्होंने हिंदी की कहावत को इनकम्प्लीट तरीके से लिखा है, जो डर वो आगे डैश डैश डैश।
यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर केजरीवाल के साथ रहना है, आम आदमी पार्टी में रहना है, तो निडरता से लड़ना पड़ेगा, वो हमारी पहली पहचान है। और स्पष्ट संदेश वो देना चाह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ खुल के बोलना पड़ेगा। ये जो आप मुद्दे उठा रहे हो, समोसे सस्ते हो गए हैं, गिग इकॉनमी वाले, वो आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा नहीं है। आम आदमी का मेन एजेंडा है देश बचाना है, संघर्ष करना है। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम डर चुके हो, बीजेपी के साथ तुम कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो। जी कुलदीप। विनेश, एक ना वीडियो जो है खुद पोस्ट किया है राघव चड्ढा ने, और उस पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो जनता के मुद्दे उठाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है, इस पर क्या कहना है, इस पर क्या कह रही है आम आदमी पार्टी? देखो उन्होंने वही जो अनुराग ढांडा ने वो लाइन लिखी है कि संसद में थोड़ा सा समय मिलता है बोलने के लिए पार्टी को, उससे या तो देश बचाने का संघर्ष कर सकते हैं या एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने का। तो वो स्वाभाविक है, वो कहना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो राघव चड्ढा को टाइम मिल रहा था वो पार्टी का टाइम मिल रहा था। राघव चड्ढा को वो पर्सनल कैपेसिटी में कोई टाइम नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि संसद में हर पार्टी के टाइम का कोटा अलॉट होता है। तो अगर राघव चड्ढा को वो टाइम मिल रहा था, उसमें वो पार्टी लाइन से हटके कोई मुद्दे उठा रहे हैं, तो पार्टी ने उस चीज पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया है कि हमें देश बचाने के लिए संघर्ष करना है, और आप कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने वाले या वर्कर्स वाले ऐसे मुद्दे उठा रहे हो। इसलिए पार्टी का साफ संदेश है कि उनकी पॉलिसी या निडरता से रहना और देश को बचाने का संघर्ष करना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विनेश। तो फिलहाल जो है साफ साफ कहना है कि राघव चड्ढा जो है वो बीजेपी से डर चुके हैं। अब देखना है इस पर आगे क्या सियासी बयानबाजी इसी तरह जारी रहती है या क्या एक्शन लिया जाता है। तो वहीं हरियाणा में आज कांग्रेस के बागी विधायकों पर फैसला होगा। शाम 4 बजे चंडीगढ़ में कांग्रेस अनुशासन कमेटी की मीटिंग है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर फैसला होगा। बागी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है आज, क्योंकि लगातार जो है इसको लेकर ये चर्चा की जा रही है कि बाहर निकाल देना चाहिए, निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, पार्टी के साथ गद्दारी की है, उन विधायकों को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। कांग्रेस के विधायक ही इसकी मांग कर रहे हैं। और अनुशासन को लेकर भी कांग्रेस जो है लगातार बात कर रही है कि अनुशासन कमेटी जो है उसमें यह फैसला लिया जाएगा, बैठक की जाएगी और उस बैठक में आज ये फैसला हो सकता है। तो आज शाम 4 बजे चंडीगढ़ कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक होगी और यही उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस पर बागी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो आज शाम 4 बजे बैठक है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद से कांग्रेस में ये हलचल दिखाई दे रही है। मांग उठ रही है कि जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए पार्टी से, और अब इस पर फैसला आज हो सकता है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अंकित, आज उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस अनुशासन कमेटी की जो बैठक है उसमें पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है बागी विधायकों को, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, 5 विधायकों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उनके ऊपर आज फैसला लेना है, क्योंकि 4 विधायक जिनका वोट कैंसिल हुआ था उनको तो पार्टी क्लीन चिट दे चुकी है कि उनका जो वोट कैंसिल हुआ उसका आरोप रिटर्निंग ऑफिसर पर वो लगा चुके हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर की वजह से उनका वोट कैंसिल हुआ। तो कहीं ना कहीं उन 4 विधायकों को तो क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं 5 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उनमें से 3 ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था, 2 ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था। उसमें चाहे मोहम्मद इजराइल हो या मोहम्मद इलियास हो, दोनों ने जवाब नहीं दिया था। और अब जाकर के फैसला जो आज बैठक में होगा, आज बैठक बुलाई गई है और 4 बजे ये शाम को बैठक होगी और अनुशासन समिति की, और उस बैठक के अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। इन 5 को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, निष्कासित कर दिया जाए, निलंबित किया जाए या कोई और किसी तरह का नोटिस दे करके कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाए। तो इस तरह का फैसला आज होना है। 4 बजे ये बैठक होनी है। जो धर्मपाल मलिक है वो अनुशासन समिति के चेयरमैन है, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये बैठक होनी है। हालांकि जब बैठक होएगी तो बैठक होने के बाद नजर यही आता है कि उसके बाद फैसला जो हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया जाएगा और हाईकमान फैसला लेता हुआ नजर आएगा। तो अभी देखना होगा कि क्या निकल करके सामने आता है, लेकिन शाम को 4 बजे ये बैठक होनी तय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल जो है शाम को बैठक होगी और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि जो बागी विधायक हैं कांग्रेस के वो पार्टी में रखे जाते हैं या उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता आज दिखाया जाता है। वहीं हरियाणा पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। कई आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए।
24 आईपीएस और 5 एचपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कई जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। आज अब जो है अर्पित जैन नू के एसपी होंगे। रोहतक के एसपी सुरिंदर बोहरिया को भी बदला गया है। आईपीएस गौरव राजपुरोहित रोहतक के नए एसपी बने हैं। तो बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत तबादले ये देखने को मिल रहे हैं। पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल जो है एक तरफ से ये देखने को मिला है। और हरियाणा पुलिस जो पुलिस बल है उसमें ये प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 24 आईपीएस और 5 एचपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बड़ा आंकड़ा है ये अपने आप में। और इन तबादलों के बाद अब जो जिले हैं उनके एसपी बदल गए हैं। एसपी बदलने से उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पर कानून व्यवस्था भी अब अलग तरीके से काम करेगी, क्योंकि एक ही जोन में आप जब प्रशासनिक फेरबदल करते हैं तो बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिलते हैं। अधिकारी अपने तरीके से बदलाव करते हैं और इसी तरह से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये हुआ है। और अब अर्पित जैन जो होंगे वो नू के एसपी होंगे। तो वहीं एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को आदेश दिया है और राज्य सरकारों से अफवाहों पर ब्रेक लगाने को कहा है। सभी राज्यों को हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। लोगों को अफवाहों से सावधान करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है और लगातार जंग जारी है। करीब 35 दिनों से पिछले जो है ये जंग जारी है और इसका असर एलपीजी और कच्चे तेल पर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर किल्लत भी इसकी सामने आ रही है और इस बीच बहुत सारी अफवाहें भी लोगों के बीच फैल रही हैं। इन्हीं अफवाहों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश दिए हैं राज्य सरकारों को कि वो जो है नियमित रूप से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जो भी अफवाहें हैं उनको दूर किया जाए, लोगों की अफवाहों को, ताकि लोगों में घबराहट पैदा ना हो, लोग पैनिक खरीदारी ना करें, पैनिक बाइंग ना करें। जिस तरह से एलपीजी का संकट देखने को मिल रहा है, लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। एक सिलेंडर होने के बावजूद जो है 2 सिलेंडर रख रहे हैं घर पर, एक सिक्योर रख रहे हैं। तो इस करके अब ये आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं हरियाणा में एलपीजी की सप्लाई को लेकर गैस से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक समस्या सुनी जाएगी लोगों की। सरकार ने लोगों से पैनिक ना करने की अपील की है। नंबर भी जारी किया है। अगर किसी भी तरह की लोगों को समस्या आती है तो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। गैस से जुड़ी समस्याओं को लेकर यह नंबर जारी किया गया है, ताकि जनता को अगर किसी भी तरह की एलपीजी को लेकर समस्या आ रही है तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सरकार ने लोगों से पैनिक ना करने की भी अपील की है। और अब जिक्र करेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का, जिस पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। और केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यह बयान दिया है, ऊर्जा मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि बिजली का प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं है। प्रीपेड बिजली मीटर विकल्प है, बाध्यता नहीं कि इसको लगाना जरूरी है। प्रीपेड मीटर लगवाना ग्राहकों के इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। अगर वो पोस्ट पेड मीटर में ही रहना चाहते हैं, बिजली के जो मीटर होते हैं, तो वो भी उनकी मर्जी है। ग्राहक अपनी मर्जी से प्रीपेड या पोस्ट पेड मीटर लगवाएं। किसी को भी प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए कंपनी मजबूर नहीं करेगी। जिक्र सोनीपत का करेंगे, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। एक फैक्ट्री में आग लगने से 2 फैक्ट्रियों में आग लगी। आग लगने से फैक्ट्रियों में रखा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तो एक फैक्ट्री में आग लगती है और इस फैक्ट्री में आग लगने के बाद 2 फैक्ट्रियों में ये आग फैल जाती है। भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। आग लगने से फैक्ट्रियों में रखा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम जो है लगातार आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। सोनीपत की यह घटना है, जहां एक फैक्ट्री में आग लगती है। आग लगने के बाद ये आग फैलती है और 2 और जो फैक्ट्रियां हैं उनको अपनी चपेट में ले लेती है, जिसके बाद पूरे इलाके में
हड़कंप भी मच जाता है इस तरह की आगजनी देखने के बाद और तुरंत फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया जाता है। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार इस आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। मेरे सहयोगी नितिन अंतिल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नितिन, किस तरह से ये फैक्ट्री में आग लगी है और अब तक इस आग पर कितना कंट्रोल पा लिया गया है? जी कुलदीप, मैं आपको जानकारी दे दूं, सुबह 6 बजे अचानक जो फ्लैट नंबर 56 है जिसमें पंखे कूलर बनाने का कार्य होता था, उस फैक्ट्री में आग लगी थी। लेकिन देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और तेज हवा होने की वजह से जो 2 फैक्ट्रियां थी 57 और 58 नंबर, उनमें भी आग लग गई। फिलहाल तीनों फैक्ट्रियों में आग अभी काबू नहीं पाया गया है। सोनीपत, पानीपत, झज्जर और रोहतक के साथ साथ जो दिल्ली नरेला की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है, क्योंकि जो हवा है वो बहुत तेज थी और आसपास की फैक्ट्रियों को सबसे पहले सुरक्षित किया गया था ताकि उनमें आग ना पहुंचे। आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अब फायर कर्मचारियों का कहना ये है कि जो 56 नंबर फैक्ट्री था उसमें प्लास्टिक का सामान बनने की वजह से अंदर नहीं जाया जा रहा है और हवा है और धुआं बहुत ज्यादा है। जल्द ही, अब जो हम ये कहें कि 6 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं आग लगे को, तो कहीं ना कहीं अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि नियंत्रण में आग है और जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। फिलहाल किसी अभी तक जानी नुकसान के कोई अनुमान नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है वो लगाया जा रहा है। जी नितिन, जिस समय फैक्ट्री में आग लगती है क्या उस वक्त कोई मजदूर फैक्ट्री में मौजूद था? कुलदीप, अभी भी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि अल सुबह आग लगी थी 6 बजे, तो उस समय कोई कर्मचारी होने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन जो फैक्ट्री मालिक है उनको बुला लिया गया है और उनसे पुलिस पूछताछ करेगी कि उस समय फैक्ट्री में कोई अंदर मालिक रहता था या नहीं रहता था, क्योंकि फैक्ट्री 2 एक नहीं बल्कि 3 में एक साथ आग लग गई थी। तो आसपास के लोगों से पूछताछ का समय नहीं मिला, क्योंकि पहले पास की फैक्ट्रियों को सेव करना बहुत जरूरी था कि आग ज्यादा न फैले, क्योंकि ये प्लास्टिक का सामान बनाने की फैक्ट्रियां थी तीनों। इसी के साथ साथ अब फायर कर्मचारी ये कह रहे हैं पहले आग पर काबू पाया जाएगा, उसके बाद फैक्ट्रियों के अंदर जाने के बाद ये बता सकते हैं कि फैक्ट्रियों में कोई मजदूर अंदर था या नहीं। फिलहाल करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, किसी जानी नुकसान से भी मना किया जा रहा है। जी नितिन, किस वजह से ये आग लगी? कोई शुरुआती इसमें जांच में या किसी ने बताया हो कि ये वजह रही है आग लगने की, वो सामने आई हो? कुलदीप, अभी तक अज्ञात कारण ही बताए जा रहे हैं कि अभी तक कोई कारण समझ में नहीं आए कि आखिरकार आग क्यों लगी है। आग के कारणों का पुलिस जांच करेगी, पहले आग पर काबू पाया जाएगा, उसके बाद ही आग के कारणों की जांच होगी और कोई अंदर था या नहीं जी इसकी जांच होगी। जी नितिन, करीब 6 घंटे से आपने बताया कि ये जो आग है वो लगी हुई है और इस पर काबू पाया जा रहा है। तीनों फैक्ट्रियों में आग लगी हुई है या एक फैक्ट्री में हद तक जो है कंट्रोल पा लिया गया है, बाकी अभी चल रहा है काम? बिल्कुल कुलदीप, मैं आपको जानकारी दे दूं, फैक्ट्रियों में 3 सबसे पहले 56 नंबर फैक्ट्री जो फ्लैट नंबर है उसमें आग लगी थी, उसके बाद 57 और 58। इन तीनों फैक्ट्रियों के साथ अंदर आग है, बाहर से बिल्कुल आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, क्योंकि जो फायर कर्मचारी हैं उनको ये डर था कि जिस तरह से 56 नंबर में आग लगने के बाद पास की 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई थी तो किसी और आगे ना फैल जाए। बिल्कुल, डर जरूर बना रहेगा कि ये आग कहीं आगे ना फैल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो फिलहाल जो है काफी हद तक इस आग पर काबू पा लिया गया है और अभी भी जो दमकल विभाग है वो इस आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है ताकि पूरी तरह से इसे काबू कर लिया जाए, जिसके बाद ही आगे जांच कर पता लगाया जा पाएगा कि किस वजह से ये आग भड़की थी जिसने एक साथ 3 जो फैक्ट्रियां हैं उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। क्या पूरा मामला है? हमें सुबह ये लगभग 4:45 के आसपास मैसेज मिला था कि कुंडली निपटन चौक के पास किसी फैक्ट्री में आग है। सूचना मिलते ही अपने दमकल के अंदर कुंडली से गाड़ी निकलवाई। गाड़ी के स्टाफ ने आकर देखे तो आग बहुत ज़्यादा थी। आग की गंभीरता को देखते हुए अपने आसपास के और दमकल स्टेशनों से गाड़ी मंगवाई है। मौके पर पहुंचकर देखा तो ये आग हवा के कारण फैलकर 2 से 3 फैक्ट्री कवर कर चुकी हैं। इसके चलते हुए अपने पानीपत से, अपने रोहतक से और झज्जर से भी और दिल्ली से भी अन्य जगह से भी फायर गाड़ियों को बुला रखे हैं। फैक्ट्रियों में क्या बनता था कुछ पता? ये देखने में आया कि ये कूलर, पंखे वगैरह या तांबे तार वगैरह प्लास्टिक की इस तरह के कोई मटेरियल की फैक्ट्री हैं। कितनी फैक्ट्रियों से चपेट में लिया है? अभी ये 3 फैक्ट्री 56, 57, 58 ये तो है, एक पीछे सुनने में आया। के कारण मुश्किल हो रहा है। हाँ, हवा का रुख होने के कारण यानी कि जो गेट के साइड से जो एंट्री बनती है वहीं पे धुआं आ रहा है, जिसमें स्टाफ को काम करने में काफी दिक्कत का सामना। उधर फरीदाबाद में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की हत्या कर दी गई। लड़की के परिजनों ने युवक की हत्या की है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गर्लफ्रेंड से मिलने युवक पहुंचा था, जिसकी भनक जो है वो लड़की के परिजनों को लग जाती है और उसके बाद युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद की यह घटना है
मर्डर की वारदात सामने आई है, जहां गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। इस हमले में बताया जा रहा है कि जो गर्लफ्रेंड थी, लड़की है, उसकी बहन भी शामिल है। 5 आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मृतक की पहचान 25 साल के मानस के रूप में हुई है, जिसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। चाकू गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उधर गुरुग्राम में चोरी ने एक गाड़ी के टायर ही चोरी कर लिए चोरों ने जो है, जिसके बाद कार चालक को गाड़ी क्रेन के जरिए उठाकर ले जानी पड़ी। गुरुग्राम की यह घटना है और आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं कि गाड़ी के जो टायर हैं, चोर वो ही चोरी करके ले गए। और ये हालात हो गए कि अब वो जो कार मालिक था वो इसको हटा नहीं पा रहा था यहाँ से, और उसके लिए उसने क्रेन की मदद ली और क्रेन के जरिए गाड़ी को वहां से हटाना पड़ा। तो किस कदर चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, किस कदर जो चोर हैं वो बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें डर नहीं रहा है किसी भी चीज़ का, और गाड़ी के चारों टायर ही चुरा के ले जाते हैं। कैथल में 4 पुलिसकर्मियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। 4 पुलिसकर्मियों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है, जिसमें 2-2 हजार रुपए का जुर्माना जो है वो भी लगाया गया है इन चारों पुलिसकर्मियों पर। भ्रष्टाचार का मामला है जिस पर कोर्ट सख्त नजर आया और पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 2-2 साल की सजा सुनाने के साथ ही 2-2 हजार रुपए का जो है इन्हें जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी के पैसों के लेन देन का कोई मामला था, जिसको लेकर ये सारा भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है, और इसी के चलते जो है शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, और अब जो है कोर्ट ने इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई है। तो 4 पुलिसकर्मियों को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। जहां तक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में 4 पुलिसकर्मी जो थे उन पर मामला दर्ज था। सजा जो है सुनाई गई 2-2 साल की, और 2-2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। मेरे सहयोगी वीरेंद्र पुरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी वीरेंद्र, क्या ये पूरा मामला था? भ्रष्टाचार का मामला बताया जा रहा है, गाड़ी के लेन देन से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, जिस पर यह सजा सुनाई गई है। क्या ये पूरा मामला है? देखिए कुलदीप, अगर बात करूं, ये 2018 का मामला है। 2018 में जिस तरह से ये मामला हुआ था, तो उसमें किसी गाड़ी के लेन देन को लेकर ये मामला था, जिसमें हिसार की जो सीआईए पुलिस के जो कर्मचारी है, ये इस युवक को लेकर जा रहे थे, तो इसने इनसे हाथ छुड़ाया और बस के नीचे आ गया। कहने का मतलब उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की उसमें जो जिला कोर्ट है उसने 4 पुलिस कर्मचारी, जिसमें एएसआई फूल सिंह, हेड कांस्टेबल मक्खन लाल, बलजीत सिंह और सिपाही जगत सिंह को लापरवाही का दोषी पाया गया। हालांकि जो मामला था वो कुछ और था। मामले में जो अन्य जो गाड़ी का लेन देन का मामला था, उसमें तीनों आरोपी बाहर निकल गए थे, लेकिन फिलहाल ये मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ था और यहाँ पर पुलिस की नेग्लिजेंस पाई गई, जिसकी वजह से इन 4 पुलिस कर्मचारियों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई और 2-2 हजार रुपए जुर्माना किया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र। तो फिलहाल जो है कोर्ट ने सजा सुनाई है, सख्त रुख अपनाया है और 4 पुलिसकर्मियों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। उधर नूंह में जमीन अधिग्रहण का विवाद फिर गर्माता नजर आ रहा है। किसानों के विरोध के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया है। किसानों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति भी देखने को मिली है। जमीन अधिग्रहण का विवाद है ये सारा, जिसको लेकर टकराव की स्थिति पैदा होती नजर आ रही है। और फिलहाल जो है जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, किसानों ने विरोध किया है, उसके बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है, रोक दिया गया है निर्माण कार्य को, क्योंकि काफ़ी संख्या में मौके पर किसान एकत्रित होते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। करीब 2.5 साल से आंदोलन चल रहा है किसानों का, और आरोप है कि निर्माण कार्य जो कंपनी कर रही है वो ठेकेदार ने तेज गति से वाहन चलाकर किसानों को डराने की कोशिश भी की है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है, लेकिन अब स्थिति जो है तनावपूर्ण होती नजर आ रही है। विवाद हो गया और किसानों और पुलिस के बीच, प्रशासन के बीच भी टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।
उधर पानीपत में 2 सेंटरों में हुए बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसराना और डहार सेंटर की बोर्ड परीक्षा रद्द की गई है। दरअसल सेंटर पर ड्यूटी पर तैनात जो स्टाफ थे उन्हीं की ओर से नकल करवाने के वीडियो सामने आए थे, जिसके खिलाफ भी अब जांच शुरू कर दी गई है। नकल करवाते जो है ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नजर आ रहे थे और बेहद ही गंभीर ये मामला है अपने आप में ही, क्योंकि जिनकी ड्यूटी होती है नकल रोकने की वो ही यहाँ पर नकल करवाते नजर आ रहे थे। सीसीटीवी जो है जानकारी के मुताबिक नकल करवाते वक्त बंद कर दिए जाते थे और जैसे ही फ्लाइंग की टीम वहाँ पहुँचती थी तो उन्हें दोबारा शुरू किया जाता था। लेकिन एक वीडियो सामने आने के बाद अब इन सेंटरों में जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जो इन सेंटरों में होती है वो रद्द कर दी गई है, वो दोबारा होगी। वहीं जो ड्यूटी पर तैनात स्टाफ था उसके खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। कंप्लेंट हमारे पास प्राप्त हुई सराना थाने में, तो उसकी तहकीकात करें। एसएचओ को भेजा है अभी मौके पर, उसमें कोई फुटेज वगैरह भी कंप्लेंट के साथ लगाई हैं, तो वो गए हैं सेंटर पर। तो जैसा भी उसमें लीगल एक्शन बनेगा हम तुरंत करेंगे। क्या कंप्लेंट क्या आई थी सर? उसमें एक आरोप लगाए हैं कि भी सेंटर के अंदर सीसीटीवी फुटेज जब चेक की गई तो सेंटर के अंदर कुछ कर्मचारी नजर आए जिससे प्रतीत होता कि वो नकल करवा रहे हैं, ऐसा आरोप है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए एसएचओ मौके पर गए हुए हैं और वहाँ की फुटेज वगैरह देख के जो भी लीगल एक्शन इसमें बनेगा हम करेंगे। बताया जा रहा है कि जब फ्लाइंग चली जाती थी तो कैमरे ऑफ कर देते थे, बाद में सीसीटीवी में भी ये जांच में ही पता लग पाएगा, इसीलिए उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड ने भी फुटेज ही देखी और फुटेज के आधार पर ही कंप्लेंट आई है, तो उसमें वेरीफाई कर रहे हैं सारा हम लीगल एक्शन उसमें। कुछ कर्मचारियों की भी मिली भगत बताई गई है उसमें कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि कर्मचारी अंदर नजर आ रहे हैं, ये नकल करवा रहे हैं, ऐसा ही आरोप है उसमें। तो वो सभी हम कार्रवाई में कर रहे हैं। सर टीचिंग स्टाफ भी शामिल है उसमें? वो देखिए शामिल होना तो बाद में बात पता लगेगा जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो अभी तो सिंपल कंप्लेंट आई है और एसएचओ हो गया, इतनी ही अभी कार्रवाई है। उसके बाद पता लगेगा कि क्या एक्चुअल स्टोरी है और क्या क्या उसमें कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी जिस तरह शिकायत है कुछ जांच में मिलता है बिल्कुल पक्का होगी, जो कानून रूप से बनेगा तुरंत कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।